जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। और एक बार कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप सारे साथी मुझे बताएं कि आप सब कैसे हैं। एक बार जरूर लिखें जी भैया एकदम ठीक हैं। और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से हम आगे जारी रख रहे हैं। भविष्य में हमारे कुछ सपने हैं और जो ड्रीम हमने देखा है या जो हम करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरत होती है एक अच्छी सी योजना की। और आप सबके पास वो योजना होगी और आप अपना दिन जो है उसी योजना के साथ बिताते होंगे, तभी चीज़ें आसान होती हैं। अगर आप उस योजना के साथ में अपना दिन नहीं बिताएंगे तो शायद चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो उम्मीद करूंगा एक अच्छे छात्र की तरह आप अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और पढ़ते रहेंगे। आज जो साथी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 1 से 4 तक, यानी संघ एवं उसके क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके थे कि भारत जो है आपका, आज हम बात करें कि उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो सब कैसे बने हैं। एक बार थम्स अप करके बताइए। उस कक्षा को सभी लोग कर चुके होंगे। भविष्य में आपसे पूछा जाएगा कोई राज्य कब यूटी और कब राज्य बना, किसकी सिफारिशें थी और किन चीजों को ध्यान में रखा गया था, कौन से आंदोलन हुए थे, भाषाई आधार पर 4 राज्य कैसे कैसे बने थे, जिसमें हमने आंध्र प्रदेश का जिक्र किया था आपका। मैंने आपको हरियाणा के बारे में भी बताया, गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में भी बताया। तो आज शुरू करेंगे साथी कक्षा को और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है। लेकिन जब आप देखा होगा आपने, जब आप इसको बुक के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं तो नागरिकता में कुछ जटिल शब्द आपको लगते हैं कि कुछ डेट्स हैं और मैं उनको बड़ा ध्यान नहीं रख पाता हूं कि ये चीजें क्यों की गई थी, क्योंकि उतनी स्पष्ट व्याख्या नहीं मिल पाती है। तो आप जब कक्षा करेंगे तो आप समझेंगे कि बड़े आसानी से हम चीजों को समझ सकते थे। यहाँ पर साथी हम नागरिकता के बारे में जानेंगे कि नागरिक कौन होते हैं, नागरिकता किन को मिलती है, भारत जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें रहने वाले लोग किस किस तरह के हो सकते हैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जब हमारा संविधान लागू हुआ तो तब नागरिकता के संबंधी क्या प्रावधान थे, कौन से प्रोविजंस थे। फिर हम बात करेंगे कि वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वह किन शर्तों से बनेगा। इसमें हम आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955, उसमें जो 6 संशोधन हुए, यानी कि सीएए 2019 भी आप लोगों ने देखा होगा कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया 2019 में, उसका बड़ा विवाद रहा। तो मतलब उसके लिए देश में आंदोलन हुए, बहुत सारे धरने हुए। वो विवाद क्यों थे, क्या वजह थी उन विवादों की, और भारत सरकार का क्या पक्ष था। एनआरआई क्या होते हैं, समुद्र पारीय नागरिकता यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं, उनने की वजह से हमारे और आपके जुड़ाव के बीच में एक बाधा आई होगी। एक बार सारे लोग थम्स अप करके मुझे बताएंगे कि आप फिर से जुड़ सके, क्या आप फिर से जुड़ पाए हैं। अगर आप सारे लोग ये कंफर्मेशन कर देंगे कि आप सब लोग जुड़ पाए हैं तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जरूर बताना, एक बार अपने क्लास को रिफ्रेश करके आप फिर से चलाएं। हेलो 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 हेलो। ठीक, एक बार बताएंगे क्या हम लोग अभी साथी जुड़ पाए हैं, क्या आप कक्षा को ज्वाइन कर पाए हैं। एक बार थम्स अप करके सारे दोस्त बता देंगे कि हाँ आप सब लोगों तक मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस, इस असुविधा के लिए साथी खेद है। एक बार बताएंगे सारे दोस्त कि क्या आप मेरी आवाज़ साफ सुन पा रहे हैं। ओके ओके, सभी साथियों के आंसर आ रहे हैं। अब सब लोग हम कनेक्ट हो पाए हैं। दोस्त एक इंटरनेट का इशू था, ठीक है, एक केबल लाइन मतलब नई एक एडजस्ट हुई है तो उसका एक इशू है और वो शायद आपका 1-2 दिन आपको महसूस करना पड़ सकता है उसको। ओके, अभी ठीक है ना सब कुछ। तो मैं आपको बता रहा था नागरिकता के बारे में। अभी क्लास नई सिरे से शुरू होगी या पहली वाली आ जाएगी, जो मैं बोला हूँ अब तक वो आ जाएगा। अच्छा, तुम सब मेरी बात सुन रहे थे अब तक। मैं फिर से अपनी चीज़ों को एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अभी तक हम बात कर रहे थे नागरिक होने के बारे में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, मेरा आपसे एक प्रश्न था कि हम और आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। आप कहेंगे भैया कोई विदेशी व्यक्ति भी तो भारत में नागरिकता को ग्रहण कर सकता है, नागरिकता को पा सकता है, यानी कोई आपका अमेरिकी व्यक्ति। आप कहेंगे हाँ।
तो जब तक उसको नागरिकता नहीं मिल रही है तब तक तो वो विदेशी है, लेकिन जब उसको नागरिकता मिल जाएगी तो वो भी भारतीय नागरिक हो जाएगा, यानी उसके अधिकार भी भारतीय नागरिकों जैसे हो जाएंगे। और भारतीय नागरिक होने से मतलब होता है उसके पास में सभी अधिकार होने चाहिए। सभी अधिकार से मतलब कैसे, जो भी राजनीतिक या हम बात करें एक व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं, यानी कि जितने भी आपका सिविल राइट्स हैं या हम बात करें जितने भी पॉलिटिकल राइट्स हैं, अगर उस व्यक्ति के पास में है तो ही हम उसको नागरिक कहेंगे। तो आसान से शब्दों में पहले नोट करना शुरू करेंगे, ठीक है, नोट करना शुरू करेंगे तभी हम चीजों को आराम से और विस्तार के साथ में समझेंगे। लिखेंगे नागरिकता। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। मुझे दोस्त बताएं किस देश से हमने नागरिकता के प्रावधान लिए हैं, कौन सा वह देश है, कौन सा वह देश है। तो हम सबका उत्तर आना चाहिए कि जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो भारत में कैसी नागरिकता, ये बातें मैं आपको बता चुका। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, यानी या तो हमारे देश का नागरिक रहेगा या कहीं और का। एकल नागरिकता, ऐसा नहीं हो सकता कि एक साथ दो देशों का नागरिक हो जाए। कुछ केसेस होते हैं दोहरी नागरिकता के भी, कि जब तक व्यक्ति बालिग नहीं होता तब तक कुछ केसेस में उसको दोहरी नागरिकता भी मिल जाती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो एकल नागरिकता भारत में है। दूसरी बात हम यहां पर बात करेंगे संविधान का कौन सा भाग है ये, तो हमारा सबका आंसर आना चाहिए ये भाग 2 है, अर्थात हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं। पार्ट 2 भाग 2 में हमने नागरिकता को पढ़ा था, ठीक है। और एक इस भाग में जो आर्टिकल आएंगे वो आएंगे आर्टिकल 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 हम इसमें पढ़ रहे होंगे। देखो मैंने आपको बताया था साथी राज्य के क्या अंग होते हैं, जरा सोच के देखिए क्या हमने इस बारे में बात की थी। अगर कोई राज्य, यानी कि राज्य से हमारा मतलब हमेशा होता है देश से, नेशन से, तो राज्य कब कहलाएगा, जब उसका एक भूक्षेत्र हो, यानी एक टेरिटरी, लैंड टेरिटरी उसके पास में हो। क्या भारत के पास में अपना भूक्षेत्र है? आप जान चुके, जी भैया, भारत का अपना एक एरिया है, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है। साथ में हम दोस्त इसमें बात करते हैं कि भारत के राज्य कैसे बने। 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है और 28 हमारे राज्य हैं। दूसरी बात हमने क्या की थी, वहां पर एक जनसंख्या होनी चाहिए। अब जनसंख्या का मतलब ही क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब ही क्या होता है। जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब लोग होता है, हाँ या ना जी। पॉपुलेशन से मतलब है कि उस राज्य में रह रहे लोग। तीसरी बात यहां पर हमने की थी किसकी, इन लोगों को सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सरकार की, एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है, जी भैया। और चौथी बात हमने की थी कि वह सरकार कैसी होनी चाहिए, संप्रभु, सवरेनिटी की बात हमने यहां पर की थी। ये सारे पॉइंट्स आपके ध्यान में हैं, इन बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखा करो। तो जो जनसंख्या है, मतलब जो लोग यहां पर रह रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में बात करें, उन लोगों को हम कहते हैं आपका, क्या कहेंगे उनको हम, कि भैया निवास करने वाले लोग हैं। अब ये निवास करने वाले लोगों में एक शब्द निकल के आया, जब हम नागरिकता को पढ़ते हैं तो नागरिकता शब्द किससे बना हुआ है, नागरिक और ता, यानी सबसे पहले हमें नागरिक का मीनिंग पता होना चाहिए। नागरिक अर्थात सिटीजन का क्या मीनिंग होता है, आप खुद भी सोचने का प्रयास करें। अगर आप भारत के सिटीजन आप खुद को कह रहे हैं तो इस नागरिक होने का अर्थ क्या है। तो नागरिक का मतलब होता है, साथी समझेंगे, छोटे से शब्दों में लिखना, कि नागरिक का अर्थ है, नागरिक का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति, इस परिभाषा को बहुत अच्छे से लिखना अपनी कॉपी में, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है, तथा उसके संरक्षण का हकदार है, संरक्षण का हकदार है। आपसे कभी भी कभी बोलेगा
कि नागरिक होने का क्या अर्थ है, ये बताइए। नागरिकता से पहले नागरिक शब्द को समझना है। यहां पर बताओ मुझे। तो यहां पर कुछ टर्म्स आए। नागरिक कौन है? ऐसा व्यक्ति जो किसी संप्रभु राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र समझते हैं, मतलब कि ऐसा राष्ट्र जो अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, उसी को हम बोलते हैं सॉवरेनिटी या संप्रभुता, चाहे हमारे इंटरनल मैटर्स हों चाहे हमारे एक्सटर्नल मैटर्स हों। तो संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप अपने देश के प्रति निष्ठा रखते हैं या नहीं? निष्ठा का मतलब होता है आप अपने देश के प्रति, यहां पर जो साथी हमारे, अगर आपका संविधान की हम बात करते हैं, उसके प्रति आप निष्ठा रखते हैं या नहीं? या हम सब के अंदर जो है देश के लिए भावनाएं हैं या नहीं है? तो हम सब क्या बोलेंगे आपका, हम अपने नेशन के लिए मर मिटने को तैयार हैं, हम अपने राष्ट्र के लिए जरूरत पड़ने पर क्या बोलेंगे, हमेशा तत्पर रहेंगे, हमेशा खड़े मिलेंगे। यही निष्ठा है। तो उसके प्रति निष्ठा रखता है और उसके संरक्षण का। लेकिन एक व्यक्ति भी तो ये चाहता होगा कि भाई मैं किसी कंट्री के लिए निष्ठा रख रहा हूं, ठीक है, मेरी एलिगेंस तो है, लेकिन वहां पर वो देश भी तो मुझे संरक्षण दे, यानी मेरे अधिकारों का ध्यान भी तो देश रखे। तो ये क्या हो गया, एक परस्पर संबंध हो गया, एक म्यूचुअल रिलेशन हो गया दोनों के बीच में, कि भाई देश उसका, वो व्यक्ति हकदार होगा अपने संरक्षण का और उस देश के प्रति निष्ठा रखेगा। तो मैंने बोला यहां पर कैसा व्यक्ति हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति हो गया जिसको समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार मिले। भाई संरक्षण में हम क्या देंगे उसको, देश क्या देगा उसको बदले में? समस्त नागरिक और राजनीतिक अधिकार। यानी एक नागरिक को जो जरूरी है वो सभी अधिकार, जीने का अधिकार हो चाहे। आप समझिए, एक बार मैं आप सब लोगों को एक टास्क देता हूं, आप थोड़ा सोचने का प्रयास करिए कि हम सब लोगों को किस तरह के अधिकार की आवश्यकता है। एक एक अधिकार आपको अभी सोचना है तुरंत। समस्त नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार उसको मिले। अधिकार यानी कि ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ये उसको मिलने चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि एक नागरिक वह व्यक्ति होता है जो किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, ए कंप्लीट मेंबर होता है, ठीक है। जैसे कई दोस्तों ने कहा कि हमें स्वतंत्रता की, कुछ दोस्तों ने कहा हमें बोलने की साथ ही आपका अधिकार होना चाहिए, कई दोस्तों ने शिक्षा का अधिकार कहा, कई दोस्तों ने समानता का अधिकार कहा। तो यानी कि उस व्यक्ति के पास में वो सभी अधिकार फिर होने चाहिए। और हमने कहा समस्त, ऑल, तो नागरिक हम उसी को कहेंगे जिसको सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिल गए हों। तो इस डेफिनेशन को समझे। नागरिक होने का क्या अर्थ बताया मैंने? सिटीजन मीन्स, नोट करें, सिटीजन मीन्स ए पर्सन हु आउज एलिगेंस टू एक संप्रभु राष्ट्र के प्रति, टू ए सवरीन नेशन, एक संप्रभु राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखे, ठीक है। एंड इज ही लिख सकते हैं, सिर्फ इट इज की आवश्यकता नहीं है। एंड इज एंटाइटल्ड इट्स प्रोटेक्शन, यानी कि वो अपनी जो सुरक्षा या संरक्षण है उसका अधिकार भी रखेगा और उसके हकदार उसका है, क्योंकि ये उसका हक है, तो नेशन उसको इन बातों को देता है। नागरिक की बात समझ में आई? भैया मौलिक अधिकार होने चाहिए। बात समझे इस बात को? आपको समझ में आया कि नागरिक क्या हो गया। अब हम दूसरी बात पर आते हैं, नागरिकता क्या होती है। नागरिकता, भाई अभी हमने सिटीजन को समझा। हु इज द सिटीजन? जिसके पास राइट्स हों, और मैंने बताया कंप्लीट मेंबर होता है स्टेट का, उसी को हम सिटीजन कहेंगे। लेकिन सिटीजनशिप क्या है, फिर नागरिकता क्या है? नागरिक आपने देखे होंगे, क्या कभी आपने नागरिकता को देखा है? जैसे आप मुझे देख सकते हैं, मैं भारत का नागरिक हूं, तो नागरिक को आप देख सकते हैं, लेकिन कभी आपने कहीं पर नागरिकता देखी है? नागरिकता, तो आप कहेंगे भैया नागरिकता तो एक अदृश्य भाव है जो दिखाई नहीं देती है।
यानी कि आप कह सकते हैं एक भाव की चीज है, यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और जो चीजें आपका फीलिंग्स में आती हैं तो उनका कोई मूर्त रूप तो होता नहीं है, तो वो चीजें कैसी होती है, इंटेंजिबल होती है, अमूर्त होती हैं। तो यानी कि नागरिकता का कोई मूर्त रूप तो नहीं है। अब मूर्त रूप नहीं है तो ये क्या हो गया, एक भाव हो गया, और इसी को समझेंगे। नागरिकता का मतलब क्या है, एक सिर्फ एक भाव है जिसका मतलब होता है, नोट करना, नागरिकता एक व्यक्ति, नागरिकता एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच में संबंध है, और एक विशेष देश के बीच संबंध है। क्लियर हो गया। जब हम कभी नागरिकता की बात करेंगे, हमारा और हमारे, अब खुद को यहां पर रखिए, आप एक व्यक्ति हैं, आपका देश कौन सा है, भारत है, एक विशेष देश हो गया, और इसके बीच का जो रिलेशन है, यानी कि एक पर्सन और एक आपका साथी, विशेष देश। विशेष देश हम इसलिए लिख रहे हैं कि कोई भी देश हो सकता है, यानी कि एक पार्टिकुलर कंट्री की बात हम कर रहे हैं, पार्टिकुलर कंट्री की बात हम कर रहे हैं। कहीं पर भी लागू होगी ये परिभाषा, किसी भी देश के नागरिक पर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक कंट्री आपका, या हम बोले एक पार्टिकुलर कंट्री और एक पर्सन के बीच में जो रिलेशन है वही क्या है, नागरिकता है। बात क्लियर है। यहां भारत की बात करेंगे तो मैं आपसे कहूं, छोटे से शब्दों में सोचो, भारत का नागरिक शब्द का इस्तेमाल जब हम कहीं करेंगे, भारत का नागरिक, तो नागरिक शब्द आप समझ गए। नागरिक कौन होगा, जिसके पास में सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होंगे, जिसके पास समस्त अधिकार होंगे। और जब मैं बात करूंगा आपसे कभी भी भारत की नागरिकता, मैं आपसे बोलूंगा भारत की नागरिकता सा क्या अर्थ है, इंडिया का क्या मीनिंग है, तो आप बोलोगे नागरिकता का मतलब है आपका कि किसी व्यक्ति, यानी कि हम अपनी बात करें, यानी कि देश में रहने वाले जो नागरिक हैं और उस देश के बीच का जो संबंध है वही नागरिकता है। छोटी सी बात थी, बड़ी बात तो नहीं थी इसमें। अब आते हैं फिर, हम जब नागरिकता को हमें समझना है तो उससे पहले आपको समझना होगा देश के निवासी। नागरिकों की बात नहीं कर रहा हूं मैं दोस्त, मैं बात कर रहा हूं निवासी। निवासी कौन मतलब होता है, रेजिडेंट्स ऑफ इन कंट्री, या भारत के ही निवासी। अब हम भारत के बारे में बात करेंगे, हम अन्य देशों के बारे में बात नहीं करेंगे। भारत के निवासी यानी कि रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। आप मुझे बताएं भारत में कितनी तरह के लोग रहते हैं, और इसी टर्मिनोलॉजी की, इन्हीं शब्दों की हमें जरूरत पड़ेगी आगे, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि अवैध प्रवासी क्या होता है। जरा बताएं भारत में कितनी तरह के लोग रहते हैं। पहले तो आप और हम ही हैं, और आप और हम ही कौन है, तो आप कहेंगे आप और हम तो भैया नागरिक है, यानी हमें इस देश में जो राजनीतिक और नागरिक अधिकार हैं सभी मिले हुए हैं या नहीं। यानी रेजिडेंट्स में आपका एक तो सिटीजन्स होते हैं, कौन होते हैं, एक तो सिटीजन्स होते हैं। नागरिकों के अलावा आप मुझे बताइए, आप भारत में क्या विदेशियों को कभी देखा है आपने, भ्रमण करते हुए, घूमते हुए, आपका यहां पर बिजनेस करते हुए, तो आप कहेंगे जी भैया देखा है। यानी कि भारत में आपका विदेशी भी निवास करते हैं। निवास का मतलब रहना। क्या विदेशी भी भारत में रहते हैं या नहीं, तो आप कहेंगे भैया जी विदेशी भी रहते हैं भारत में, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेनर्स भी भारत में रहते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बात आती है कि विदेशी भी दो तरह के होते हैं हमारे देश में। एक तो होते हैं मित्र राष्ट्र, मतलब कि जिन देशों से हमारे अच्छे संबंध हो, जैसे एक उदाहरण लिखिए, किसके होते हैं, मित्र राष्ट्र के, यानी कि जो हमारी फ्रेंड कंट्रीज हैं। तो फ्रेंड कंट्रीज में जैसे सबसे बड़ा जब देश में दोस्त की बात होती है तो हम रूस का नाम अक्सर लिख देते हैं, ठीक है, रूस से आपको बड़ा प्रेम है। लेकिन एक ऐसे विदेशी भी तो हैं जिनके साथ में हमारा युद्ध चल रहा हो, तो शत्रु देश के, अब ऐसा तो नहीं होगा हम उन यहाँ के लोगों को, उनको ये बोल देंगे कि नहीं आपके देश से हमारा युद्ध चल रहा है तो आप यहां से दफा हो जाइए, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना, क्योंकि वो मानव अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। तीसरे कौन से व्यक्ति होते हैं, तीसरे व्यक्ति होते हैं शरणार्थी।
शरणार्थी, जो भारत सरकार से उन्होंने आकर के शरण मांगी, इनको हम बोलते हैं रिफ्यूजी। अक्सर आपने देखा होगा देश में रिफ्यूजी कैंप लगे रहते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा रोहिंग्या हमारे देश में आ गए। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि इतना बड़ा मुद्दा रहा कि आप समझ रखते हैं कि रोहिंग्या किस देश से भारत में आए थे? जैसे दलाई लामा, आपने एक नाम सुना होगा, चर्चित नाम है, तो वो तिब्बत में 1959 से पहले वो अपने समर्थकों के साथ में इंडिया में आ गए और भारत ने उनको शरण दी 1959 में। यानी वो रिफ्यूजी बन करके आए और हमने उनको क्या बोल दिया, शरण दे दी। और हिमाचल प्रदेश में हमने उनको एक जगह दे दी, मैकलोडगंज, जिसको आप धर्मशाला के नाम से भी जानते हैं। क्रिकेट का बड़ा चर्चित स्टेडियम है वहां पर, एचपीएस से। जानते ना ये सारी बातें? तो आप कहेंगे जी भी बिल्कुल ठीक बात है। तो रोहिंग्या बांग्लादेश से आए सारे साथियों ने लिखा। तो शरणार्थी समझ गए? शरणार्थी कौन होते हैं? जो बाहर के देशों में वहां की किसी भी परिस्थिति के चलते हुए वहां से पलायन कर दें, वहां से पलायन कर दें। जैसे श्रीलंका से भी हमारे देश में लोग आए थे। श्रीलंका में एक आतंकी संगठन था, लिट्टे, लिबरेशंस ऑफ टाइगर्स तमिल ईलम। तो लिट्टे उसका प्रमुख हुआ करता था, सैन्य प्रभाकरण। तो उसने वहां पर जब आतंक फैलाया श्रीलंका में, तो बहुत सारे लोग श्रीलंका से कहाँ आ गए? भारत। और भारत सरकार से आकर के उन्होंने मदद मांगी। उसी एक एक्शन के चलते हुए हम अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को गंवाना पड़ा था। इन सब मुद्दों पे हम आगे चल के बात करेंगे। अच्छा, तो जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी एक तो होते हैं साथ ही आपका स्थाई, यानी कि जैसे दलाई लामा जी का उदाहरण मैंने दिया। स्थाई का मतलब परमानेंट, कि यहीं आएंगे शरण मांगने और फिर यहीं बस जाएंगे, परमानेंट हो गए। एक होते हैं कुछ समय के लिए आए और वापस चले गए, उनको क्या बोलते हैं हम? जो वापस चले जाते हैं, अस्थाई। या भारत सरकार ने बोल दिया कि भाई नहीं, आप यहां नहीं रुक सकते हैं, ऐसे को हम बोलेंगे टेम्पररी। टेम्पररी, ठीक है। तो हमारे नोटिस में नागरिक भी हैं देश में, कौन है? विदेशी भी नोटिस में। भाई विदेशी कोई आएगा तो वीजा लेके आएगा ना देश में घूमने के लिए। जैसे मान के चलो पढ़ाई का वीजा हो, मिनिस्ट्री है, यानी कि भारत सरकार या केंद्र सरकार को पता होता है कि कौन व्यक्ति हमारे देश में आया है। लेकिन एक व्यक्ति होते हैं आपका अवैध प्रवासी, जिनके बारे में जानकारी ही नहीं होती कि ये आए कैसे हैं। अवैध प्रवासी, अवैध प्रवासी का मतलब होता है इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स। देखो इंग्लिश के वर्ड्स को लिखा करो, क्योंकि आपके लिए तो एक पार्ट भी एसएससी का जो भी एग्जाम साथी देंगे उनके लिए तो इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट है। तो अपनी इंग्लिश पर कमांड बनाने के लिए सबसे अच्छा वे है कि आप उसको दोनों लैंग्वेज में पढ़ें। तो इलीगल इमिग्रेंट्स का मतलब क्या है? देखो, नागरिक हमारे बारे में भारत सरकार के पास डेटा है या नहीं है? जी भैया, हम रजिस्टर्ड हैं, आपके पास आधार कार्ड के थ्रू आप भारत सरकार को जानकारी है। जनगणना सेंसस के थ्रू हमको उन्होंने काउंट किया हुआ है। विदेशी लोग वीजा लेकर के, परमिशन लेकर के आते हैं, किस तरह से आते हैं उन सब बारे में बात करेंगे। शरणार्थी जिन्होंने भारत सरकार से मांग करी, ये भी भारत सरकार की साथी नजरों में थे। लेकिन मुझे बताइए, क्या अवैध प्रवासी, इन पर भारतीयों की नजर होती है? और सीएए में जो इस समय पर इतना बड़ा आप लोगों ने देश में देखा होगा, उसके विरोध में आंदोलन हुए, उसमें एक बिंदु हमारा अवैध प्रवासी भी आएगा कि अवैध प्रवासियों की जो साथी संशोधन किया गया वहां पर, अवैध प्रवासियों की नागरिकता संबंधी संशोधन जो किए गए, क्यों वो विवाद का कारण बने। तो अवैध प्रवासी शब्द समझ में आया? जो फेक डॉक्यूमेंट्स से भारत में आ जाए, या तो फर्जी तरीके से या बिना बताए आ जाए। जैसे समुद्र के रास्ते कोई आ गया और पता ही नहीं चला, ठीक है, या आपका फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए उसने अपने और इंडिया में आ गया। और अभी क्या है उसका, एक टाइम के लिए आया था। भाई वीजा जो अलॉट होता है वो एक टाइम के लिए होता है कि भाई आप स्टूडेंट वीजा पे आए हैं, ठीक है, 3 साल बाद अपनी पढ़ाई आप पूरी करके वापस चले जाएंगे। लेकिन उसके 3 साल क्या, उसको 5 साल हो चुके हैं और भारत में रह रहा है। तो वो भी किस में है? यानी कि जो फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए एंटर हुआ हो, या फिर उसके जो डॉक्यूमेंट्स वैलिड भी थे और उसके डॉक्यूमेंट्स अब एक्सपायर हो चुके हैं और तब भी भारत में बना हुआ है। यानी कि किसी भी गलत गतिविधि के जरिए वो भारत में है। बात क्लियर है? छोटी सी चीजें थी कि हमारे देश में जो निवास करने वाले लोग हैं वो 4, इससे सब कवर हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति यहां पर बचता नहीं है। और जब ये चारों आपको पता रहेंगे, अब मजा आएगा आपको सीखने में। तो नोट करेंगे आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के
प्रारंभ में नागरिकता, एक एक बिंदु को बहुत ध्यान से समझना है, फिर ये आपके जहन में रहेगा हमेशा। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप, इन द बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रारंभ से क्या मतलब होता है हमारा? प्रारंभ, मुझे बताइए हमारे देश में संविधान किस दिन लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। तो जब कभी हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे संविधान के आरंभ में या प्रारंभ में, आरंभ और प्रारंभ में भी बड़ा अंतर होता है दोनों शब्दों में। आरंभ जब हम किसी चीज को पहली बार शुरू करते हैं, और प्रारंभ का मतलब होता है आपका जब हम चीज को एक बार खत्म करके और फिर से शुरू करते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पहले कई बार हो चुके थे, जो आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा हमने कई अधिनियम पढ़े थे कि बार बार चीजों को रिवाइज किया गया, संशोधित किया गया। 1909 पढ़ा हो, 1919 पढ़ा हो, 1935 पढ़ा हो, भारत शासन अधिनियम आपका 1947 आपने पढ़ा हो, तो ये सभी आपने पढ़े थे जी भैया। तो यहां पर हम बात करें संविधान के प्रारंभ में, अर्थात जब हमारा संविधान लागू हुआ, वो डेट कौन सी है? 26 जनवरी 1950, इसकी बात हम कर रहे हैं। इसमें कहा गया कि संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता है वो अधिवास के आधार पर होगी। किस बात पर होगी? क्या बात कही? अधिवास के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, ऑन द बेसिस ऑफ डोमिसाइल, बेसिस ऑफ डोमिसाइल। किस बात को प्रमुख कर दिया गया? डोमिसाइल को, अधिवास को। अब आप समझेंगे भैया अधिवास शब्द क्या होता है। तो देखो, अधिवास शब्द उसको कहते हैं, अधिवास शब्द उसको कहते हैं जिसके पास एक परमानेंट रेजिडेंस हो, जिसके पास एक स्थायी आवास हो, और साथ में आपका वहां पर रहने की एक इच्छा भी हो, रहने की इच्छा भी हो, विश ऑफ लिव भी हो। यानी कि अधिवास क्या हो गया? स्थायी आवास। अच्छा आप बताइए, आप में से सब लोगों का एक स्थायी आवास इस देश में है या नहीं है? आप सोचेंगे जी हाँ, स्थायी आवास का मतलब हमारा एक घर है। हम सबकी इस देश में रहने की इच्छा है या नहीं है? इच्छा है तभी तो रह रहे हैं। तो हम सबकी देश में रहने की इच्छा भी है, तो इसी को बोलते हैं हम अधिवास यानी कि डोमिसाइल। और डोमिसाइल में क्या बात की गई? कौन कौन भारत के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो। खुद से रिलेट करके सोचना है हमेशा, और इसके बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी। जिसका जन्म भारत में हुआ हो। हम सबका जन्म हुआ है या नहीं हुआ है? यानी हम कहेंगे हु वाज बोर्न इन इंडिया, हु वाज बोर्न इन इंडिया, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी कंडीशन क्या दी गई यहां पर? या करके, या करके लिखना, तभी बात समझेंगे, नहीं तो आप समझेंगे कि या का मतलब होता है और। दूसरी बात की गई यहां पर, जिनके माता या पिता में से, जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। खुद से इसको जोड़ के देखना है, भारत में जन्मा हो या उसका जन्म भारत में हुआ हो, एक ही शब्द है ये, जन्मा हो। वन ऑफ हुज पेरेंट्स, वन ऑफ का मतलब कोई एक, हुज पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया। दूसरी शर्त हुई, अभी नोट करें फिर समझेंगे इसको बहुत अच्छे से। तीसरी बात हुई, संविधान लागू होने के, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हों। कहां पर रहते हों? भारत में रहते हों। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से, यानी कि हम कह सकते हैं हैव लिव्ड इन इंडिया, लिव्ड इन इंडिया फॉर
5 years बिफोर, 5 years बिफोर, 5 वर्ष पहले संविधान लागू होने के बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि हम सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत जो है रिपब्लिक हो चुका था, गणतंत्र हो चुका था। और गणतंत्र का क्या मतलब होता है, ये मैंने आपको बताया था। गणतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर जिसका जो प्रमुख होता है वो चुना हुआ व्यक्ति होता है, और जो चुना हुआ व्यक्ति है वो किसके लिए है, आपका जिसको हम बोलते हैं भारत का प्रथम नागरिक अर्थात राष्ट्रपति। तो जब वही प्रथम नागरिक हैं तो नागरिक कौन कौन होंगे, इस बात के लिए फिर नागरिकता पर बात की गई। तो नागरिकता में जो सबसे पहला अनुच्छेद है वो कह रहा है कि जब संविधान आपका लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, तो भारत के नागरिक कौन होंगे, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, पहली शर्त। दूसरी बात, अगर जन्म भारत में नहीं हुआ है तो दूसरी बात की गई या करके, या यानी कि ये नहीं है कि तीनों शर्त आपको पूरी करनी है, ये या और करके लिखना है इसको। या तो इस कंडीशन को आप पूरा करेंगे कि भाई आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, या आपके माता या पिता, माता या पिता का मतलब क्या हो गया, या तो माता या पिता, मतलब जरूरी नहीं है दोनों हो। बात क्लियर है। तीसरी बात की गई, तीसरी कंडीशन, अगर आप ये दोनों चीजें भी पूरी नहीं कर रहे हैं, मतलब आपका जन्म भी भारत में नहीं हुआ है, आपके माता या पिता में से कोई एक भारत भी नहीं है, तो तीसरी बात की गई संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले तक भारत में रहते हो। यानी कि हम बात करें जैसे कि 5 वर्ष पहले कौन से हो गए, तो आप कहेंगे भैया 26 जनवरी 1945। एम आई राइट, क्या मैं सही हूं, आप कहेंगे हाँ जी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 27 जनवरी 1945 को भारत में आया हो और लगातार भारत में रह रहा हो, और 26 जनवरी 1950 को यह बात कह दी गई, यानी 27 जनवरी को उसके 5 वर्ष पूरे हो गए, चाहे वो अमेरिकन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका एक रसियन ही क्यों ना हो, वो मुझे बताइए कि अधिकारी होगा भारत की नागरिकता का या नहीं। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक बात है, यानी ये बात हमें समझ में आती है। तीनों में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए थी। हम सब पर क्या लागू हुई होगी कि हम सबका जन्म हुआ होगा भारत में, यानी कि हमारे पूर्वज जो हैं उस समय पर लागू हो गए और वो भारत के नागरिक हो गए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना होगा इन तीनों कंडीशन से, जरा सोचिए क्या लगभग भारत कवर हो गया होगा इन 3 शर्तों से। क्या उस समय जो भारत में लोग रह रहे होंगे 1950 का आप सोच के देखिए, क्या इन शर्तों पर ज्यादातर लोग कवर हो गए होंगे कि भाई इस देश में इस क्षेत्र में जितने भी लोग थे, आप कहेंगे जी हाँ, उन सबका या तो जन्म भारत में हुआ होगा, या उनके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा होगा, या ऐसे लोग जो चाह रहे थे कि भारत के नागरिक हों और भारत में आके रहने लग गए थे, या भारत का जो साथी आपका स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें भाग लिया आपका आकर के उन्होंने, मान के चलो एनी बेसेंट हुई, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, वो आयरलैंड की रहने वाली थी, एक आयरिश महिला थी, अब वो चाह रही हैं कि मुझे भारत की नागरिकता मिले, तो वो उसकी अधिकारी हो जाएंगी। बात क्लियर है, ओके। चलो भाई आगे आते हैं। दूसरी बात क्या की गई, आपने कहा कि संपूर्ण लोग कवर हो गए लेकिन अभी भी कुछ लोग बच गए। हमारे देश का विभाजन किस डेट को हुआ था ये मुझे बताएं। तो आप कहेंगे भैया हमारा देश आजाद हुआ उसी को एक बेसिक डेट आप मानिए 15 अगस्त 1947। तो जब विभाजन हुआ था तो राष्ट्र बने दो आपका, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। मैंने आपको बताया पाकिस्तान 2 हिस्सों में था, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, आज वाला जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो छोटी सी एक बात बताओ कि विभाजन के बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग यहां से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए। तो जब हम ही कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों को इस देश में रहना है वो भारत आ जाए, जिन्हें पाकिस्तान जाना है वो पाकिस्तान चले जाए, तो जब हम ही उनको कॉल कर रहे हैं और हम ही बुला रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, हाँ या ना। आप कहेंगे जी भैया, यानी कि आर्टिकल 6 में यही बात की गई, भाई हम बुला रहे हैं तो नागरिकता देनी पड़ेगी। आर्टिकल 6 में एक बात की गई, जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं, भारत आते हैं, ठीक है, तो
वे भारतीय नागरिक होंगे। उनको भी क्या मान लिया जाएगा? भारतीय नागरिक होंगे। ध्यान से समझते चले, अब इतनी बात को समझना है। यानी कि पीपल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान टू इंडिया विल बी इंडियन सिटीजन्स। जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं वे सब भारतीय नागरिक होंगे। शर्त क्या रखी गई थी एक, लेकिन यहां पर शर्तें लिखें या शर्तें लिख लें, क्योंकि एक से ज्यादा शर्त थी। तो कंडीशंस क्या थी? लेकिन शर्तें थी कि वह स्वयं या उसके माता पिता, वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी, कोई भी दादा दादी, ठीक है, अविभाजित भारत में जन्मे हों। अविभाजित का मतलब जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित भारत में जन्मे हों। क्या कहेंगे हम? ही हिमसेल्फ, यानी कि या तो वो खुद, ही हिमसेल्फ और हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब ही क्या? माता पिता, और हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर born in अविभाजित भारत, अर्थात अनडिवाइडेड इंडिया, यानी कि जब तक भारत का विभाजन नहीं हुआ था, अनडिवाइडेड इंडिया। क्यों जी, ये शर्त क्यों रखी गई थी? देखो, आपको ये बात समझनी है। अब कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मैं भारत की नागरिकता लूं, और हमने यहां पर बोल दिया कि पाकिस्तान से भारत हो। अब एक अमेरिका का आदमी है, यूएसए का आदमी है, उसको पता चला कि यार मुझे भारत की नागरिकता लेनी है, ठीक है, और भारत की नागरिकता मुझे लेनी है, तो एक काम करता हूं, मैं पहले पाकिस्तान चला जाता हूं। और ये तो बात है ही कि भाई पाकिस्तान से जो लोग भारत आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान की बॉर्डर से उस समय पर लोग आ रहे थे, तो उन सबको भारत का नागरिक माना जाए। तो एक अमेरिकन भी इस बात में सफल हो जाता या नहीं होता कि भाई पाकिस्तान में आता? मतलब ये मत सोचना कि भैया उसको उसके रंग से पहचान लेते, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पुराने समय पे उस भारत के उसके वंशज मतलब पूर्वज हों, और उसका रंग भी थोड़ा ऐसा ही हो, सांवला, जरूरी थोड़ी है गोरा ही होगा, कभी ये समझो, आ सकता है। उसी चीज को रोकने के लिए क्या बोला गया कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखे जाएंगे कि आप पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, तो वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी कहां पे हो? अविभाजित भारत। क्योंकि भाई भारत में जो पाकिस्तान आज है, ये पहले कौन था? अनडिवाइडेड इंडिया था। जो बांग्लादेश है वो अनडिवाइडेड इंडिया था। तो उन्होंने दिखाया कि हाँ जी, हमारे जो दादाजी हैं उनका नाम ये है, और ये हमारे पास में ये राशन कार्ड है या अन्य कोई भी पहचान है, ये हमारी है। बात क्लियर है? दूसरी शर्त क्या रखी गई? क्या हुई? अब जैसे ही ये खबर आई, देखो मैं आपसे एक हिस्ट्री की डेट्स पूछना चाहूंगा। यहां से एक डेट है, एटली ने किस दिन भारत की आजादी की घोषणा की थी? जो साथी नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप कहेंगे एटली ने जो घोषणा की भारत की आजादी की, कि हम भारत को जून 1948 में आजाद करेंगे, यह घोषणा उसने की थी 20 फरवरी 1947 को। तो यहां किनारे पे कहीं पे लिखना, एटली का अनाउंसमेंट क्या था? एटली की जो घोषणा हुई कि भाई भारत आजाद हो जाएगा, इटली की घोषणा थी 20 फरवरी 1947 की। अब 1947 में जैसे ही उसका अनाउंसमेंट हुआ, तो पूरा अखबार उखारों के माध्यम से सब इंडियंस को पता चल गया, पूरे भारत को पता चल गया कि भैया भारत जल्दी ही स्वतंत्र होने वाला है। पाकिस्तान की मांग चल ही रही थी, जिन्ना उसके लीडर थे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं हुआ कि जो भारत में से लोग आना जाना शुरू हुआ, पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान, वो 15 अगस्त को शुरू हुआ। इस घोषणा के पहले से भी आपस में आना जाना शुरू हो गया था, क्योंकि लोग इस बात को श्योर थे कि भारत और पाकिस्तान बनेंगे ही।
इस बात को लेकर के उनको श्योरिटी हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कि पृथक राष्ट्र बनेंगे। तो 1945 के बाद से ही लोग जो है आने जाने लगे थे। लेकिन ये महीना फरवरी एंड जो है, इसमें आवागमन क्या हो गया था, बहुत तेज हो गया था, बहुत तेज, मतलब बहुत बड़ी संख्या में, हजारों में लोग रोज आ रहे थे और हजारों में लोग रोज जा रहे थे। ओके, तो 1947 में उसकी घोषणा क्या हुई थी कि भाई हम आपको जो है आजाद कर देंगे। कब? जून 1948। ये हिस्ट्री का विषय है कि भैया जब ये कहा था तो फिर 15 अगस्त को हम कैसे आजाद हो गए थे, हमारे नेताओं को इतनी जल्दी क्यों हुई थी और उस पर इतना कत्लेआम क्यों हुआ था, ये हम हिस्ट्री में समझेंगे। तो क्या शर्त जोड़ी गई यहां पर, जब बहुत ज्यादा लोग आने लगे तो यहां पर कहा गया 19 जुलाई 1948, ये साथी डेट ऑफ परमिट है, इसको लिख लीजिए, डेट ऑफ परमिट, यानी परमिट की तारीख थी ये। 48 के बाद आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा, व्यक्ति को क्या करना होगा, आवेदन, यानी कि उसको अप्लाई करना होगा, आवेदन करना होगा। और साथ में लिखिए, प्लस में करके लिखना, और साथ में क्या बोला गया, 6 माह निवास की शर्त, ए कंडीशन ऑफ 6 मंथ रेजिडेंस, 6 महीना निवास की एक शर्त रखी गई, 6 मंथ्स रेजिडेंस की एक कंडीशन लगाई गई, एक शर्त लगाई गई। देखो, मैंने बोला 19 जुलाई 1948 ये डेट क्यों रखी है। यहां पर लोग क्या हो गए थे, जैसे ही ये खबर गई कि माता पिता दादा दादी भाई वो लोग आ सकते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग आने जाने लगे। अब बड़ी संख्या में लोग आने जाने लगे तो उसी को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया, डेट ऑफ परमिट होगी। इससे पहले जो आ गए थे, यानी कि 18 जुलाई और 19 जुलाई तक भी जो लोग आ चुके थे, उन सबको क्या होगा, वो सब तो भारतीय नागरिक मान लिए गए। इन्होंने बोल दिया पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग भारतीय नागरिक होंगे, या उनके माता या पिता दादा दादी में से कोई एक है। यहां पर कंडीशन जोड़ दी गई कि इसके बाद आप आओगे तो भी आप नागरिक हो सकते हो, रोक नहीं है। लेकिन यहां पर आने वाले व्यक्ति को आवेदन करना होगा, पहले क्या, अप्लाई करना होगा कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, हम भारतीय नागरिक होना चाहते हैं, और 6 महीने आपको निवास करना होगा। क्या शर्त रखी गई, 6 महीने निवास की शर्त। तो यहां पर एक बात है, फिर क्या होता था इसके बाद में, पंजीकरण होता था, रजिस्ट्रेशन होता था उन लोगों का, पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन होता था। अब एक बात मुझे बताओ, क्या सिर्फ आवेदन करने से यह बात बन जाएगी कि वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं, हमारे यहां जो अथॉरिटी थी उनको अधिकार था इस बात का कि वो उनको रजिस्ट्रेशन दें या ना दें। अगर रजिस्ट्रेशन दे दिया है तो फिर वो भारतीय नागरिक हो जाएंगे। बात क्लियर है कि 6 में क्या बात की गई, 6 में क्या बात की गई है। 5 में हमने छोटी सी बात की, जो लोग भारत की सीमाओं के अंदर रह रहे थे उनकी बात हमने की। आपका अगली बात हमने आर्टिकल 6 में ये कही कि जो लोग आपको पता चला कि विभाजन होगा तो पाकिस्तान से भारत आए, तो हमें उन्हें नागरिकता तो देनी थी। नागरिकता किस आधार पर दी कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं कोई पता चले यूएसए का आदमी आ जाए तो बोले कि भाई आप स्वयं, आपके माता पिता दादा दादी कोई अविभाजित भारत में जन्मे हो। और ज्यादा लोग जब आने लगे तो ये डेट जोड़ दी गई। डेट ऑफ परमिट हमेशा याद रख लेनी है, कभी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमें समझना होता है आपका आर्टिकल 7 को। अब आर्टिकल 7 में क्या बात की गई है, प्यारे सारे साथी सिर्फ कक्षा में ध्यान लगाएं, अतिरिक्त बात कोई ना करें कभी। खुद से ये प्रॉमिस करो, हमेशा खुद से ये प्रॉमिस करो कि हम अतिरिक्त बातें कभी नहीं करेंगे। और वो मतलब आप खुद को भविष्य में मतलब अंधकार की तरफ भेज रहे हैं अगर आपका ध्यान कहीं और है, तो एकाग्र होकर सुने, ठीक है। यहां पर आएंगे, क्या कहा गया यहां पे, आर्टिकल 7 में बात की जा रही है, जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, भारत से पाकिस्तान चले गए, चले गए और पुनः, पुनः का मतलब होता है फिर से, पुनः भारत वापस आए, भारत वापस आए,
वे भारतीय नागरिक होंगे। क्या होंगे वे? भारतीय नागरिक होंगे। अब समझो इस बात को, ये क्यों हुआ भाई? जैसे ही लोगों को ये पता चला कि भाई भारत और पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने सोचा कि भाई पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने वहां जाकर के देखा पाकिस्तान में, या वहां के हालात, या जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया होगा, उस महसूस करने के बाद में उनको ये लगा कि नहीं, ये जगह हमारे रहने लायक नहीं है, हमें तो वापस भारत में ही रहना चाहिए। या कुछ लोग अपने रिलेटिव्स की वजह से चले गए कि भाई हमारे सारे रिलेटिव्स पाकिस्तान जा रहे हैं तो हम भी इनके साथ चलते हैं। लेकिन वहां जाकर के उनको लगा नहीं, जो भारत है वही ठीक है, यहाँ नहीं रहना चाहिए, या यहाँ अनुकूल स्थिति जो है वो हमारे हिसाब से नहीं है। मतलब उनको लग रहा है कि भाई फेवरेबल कंडीशंस यहाँ पर नहीं है। तो क्या किया होगा उन्होंने? तो वापस आने के दरवाजे खुले थे या नहीं? क्योंकि आवागमन तो आप लोग समझ गए कि भैया परमिट की डेट है, वापस तो आ सकते हैं। 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आ रहे थे वो तो खुद उनके माता पिता दादा दादी भारतीय हैं, तो आ सकते हैं आसानी से। 19 जुलाई 1948 के बाद जो आए वो भी आ सकते हैं, लेकिन एक परमिट लेना होगा। वहां पर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, एक परमिट की डेट, उनको परमिट जारी होता था कि भाई आप 6 महीने यहाँ पर रहेंगे और फिर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे नागरिकता के लिए। और नागरिकता का रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट होगा तभी आप नागरिक होंगे, नहीं तो आपको वापस जाना होगा। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन समझ गए क्यों ये लोग वापस आ रहे हैं? क्या बोलेंगे? दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम, दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम, माइग्रेशन कहां से हुआ है? भारत से हुआ ना। माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू पाकिस्तान, एंड कम बैक टू इंडिया, वापस भारत आए ना, एंड कम बैक टू इंडिया। ठीक है, कम बैक टू इंडिया, विल बी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वे भारतीय नागरिक होंगे। क्या क्या यहां पे बात की गई, अब देखेंगे। यहां पर छोटी सी बात है, क्या डेट है भैया बताएं? 19 जुलाई 1948। ये क्या है? परमिट की डेट है, हमेशा याद रखना है। क्या है ये? डेट ऑफ परमिट है, डेट ऑफ परमिट, यानी कि परमिट की ये तिथि है। तो आसानी से आ सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई जो लोग इससे पहले आ गए तो वो तो बड़ी आसानी से के बाद में आ रहे हैं, तो 19 जुलाई 1948 के बाद में क्या लेना पड़ेगा? परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर एक बिंदु जोड़ लेना जो इसमें बात की गई थी आर्टिकल 7 में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले लोग, कहीं ऐसा तो ना हो सभी वापस भारत आ जाएं। पाकिस्तान जाने वाले जो लोग हैं, जो इस डेट के बाद गए हैं, भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। नहीं को मार्क करना, भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, नागरिक नहीं रहेंगे। क्या बोला इसमें? 1 मार्च 1947 में। ठीक है, यानी कि पीपल गोइंग टू पाकिस्तान आफ्टर द डेट ऑफ मार्च 1 1947 विल नो लॉन्गर बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई जब सब लोग आ रहे हैं तो वापस भारत आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि जो लोग पहले से गए थे वहां सेट, उन्होंने अपना सब कुछ कर लिया, तो अब सभी लोग आने लग जाएं। तो उनकी रोकथाम भी तो करनी है, उनकी संख्या को भी तो रोकना है। तो ये कहा गया कि भाई इससे पहले जो है, 1 मार्च 1947 से पहले जो चले गए, जैसे कि आपका मैंने बताया कि आप इटली की घोषणा हुई कब? 20 फरवरी को हुई। तो 20 फरवरी से बहुत संख्या गई, और 20 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक बहुत सारे लोग गए, लाखों लोग गए यहां पर। तो इन लाखों लोगों में ये कहा गया कि भाई जो इनसे पहले गए, ठीक है, तो वो तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद में जो पाकिस्तान गए हैं, मान के चलो जो कोई 5 मार्च को गया हो या आपका मई में गया हो, तो उन सबको क्या बोलेंगे? वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। तो भैया क्या उनको कभी नागरिकता नहीं मिल पाई? कंडीशन क्लियर है। फिर वो किस कैटेगरी में आ गए? वो आ गए इस कैटेगरी में, यानी कि वो अब कहां पर रह रहे थे? पाकिस्तान में रह रहे थे। और पाकिस्तान में रहने वाले लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगेगी? 19 जुलाई 1948 के बाद आ सकता है। वापस किससे आएगा? डेट ऑफ परमिट से। परमिट लेना पड़ेगा, बात क्लियर है। क्या करना पड़ेगा उनको? परमिट लेना पड़ेगा। परमिट को लिए हमारी अथॉरिटी साथ ही इस बात का राइट रखेगी कि उनको परमिट दे या ना दे, उनके डॉक्यूमेंट्स देख के, और उसके बाद में उनका रजिस्ट्रेशन होगा, वो भारतीय नागरिक होंगे।
अब आप समझेंगे कि अब जाके संपूर्ण हो गई। भाई ऐसे लोगों की बात हमने कर ली जो कहां रहते हो, भारत के अंदर आर्टिकल 5 में, जो इन सीमाओं में रह रहे थे। एक बात हमने की किनकी, कि जो क्या चले गए थे आपका, क्या बात की थी हमने कि भाई जो जहां चले गए आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वापस भारत आए, या ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए। तो आज के समय पे एक बात समझो आप, ठीक है भैया, 15 अगस्त को जो पाकिस्तान बाहुल्य क्षेत्र है, किस क्षेत्र को बनना है, वो बना इसको है, लेकिन उसके लिए डिमांड्स तो पहले से थी। तो सबको पता था कि भाई ये वाले क्षेत्र बनेंगे। ऐसा नहीं था कि एक रात को बैठ के ऐसे बोल दिया गया कि इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो। वो लगभग पहले से तय था। रेड क्लिफ की जो लाइन है, जो रेड क्लिफ ने लाइन खींची भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसमें कुछ चीजें की ये अंदाजा था इधर से इधर हो सकता है, इधर से इधर, लेकिन उन चीजों के लिए उसने उस लाइन को खींचा। उसको हम आगे पढ़ेंगे क्या उसका मोटिव था, कैसे था, वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहां पर, अभी हमको इतना जानना है कि ये तो लगभग तय था, तो लोग पंजाब वाले इलाकों में जा रहे थे, ऐसा नहीं था उनको फिक्स पता था कि भाई यहां से लेकर के ये सीमाएं पाकिस्तान की होंगी। ओके, बात क्लियर हो गई। तो सभी लोग कवर हो गए। अब बताओ कौन से लोग बच गए। आप कहेंगे भैया विदेशियों की बात कहीं पर नहीं आई, विदेशी लोगों की बात कहीं पर नहीं आई। तो क्या बोला गया यहां पे, उनके लिए आया आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है विदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्ति, उद्भव का मतलब होता है मूल, भारतीय उद्भव, इसको मार्क करके रखना, भारतीय उद्भव, ये शब्द हमें आगे भी काम आएगा, कि व्यक्तियों को नागरिकता देगा, नागरिकता देगा, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम, यानी कि हम क्या करने वाले हैं, सिटीजनशिप को ग्रांट करने वाले हैं। विल ग्रांट सिटीजनशिप टू पर्सन ऑफ इंडिया, POI। इसको मार्क करके रखो, इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि POI की बात कहां पर की गई थी। क्या बोलेंगे इसको, POI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। POI, विल ग्रांट सिटीजनशिप टू POI, विल ग्रांट सिटीजनशिप टू POI, ठीक है। POI इंडियन ओरिजिन, लिविंग इन अब्रॉड, जो विदेश में रहते हो। देखो POI का मतलब क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पूरा मार्क करना, सॉरी, इसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसी को यहां हिंदी में छोटे शब्दों में लिख सकते हैं आप, भारत मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्ति। मूल का मतलब क्या होता है बताएं जरा। जब हम किसी चीज की मूल की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं, रूट्स की। मूल का मतलब क्या है, रूट्स, जड़ें, यानी जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई थी। जड़े का मतलब क्या हुआ, उनके पूर्वज जो थे वो कभी ना कभी भारत में थे। जैसे हम बात करते हैं सन 1800 की, 1800 में भी इंडिया में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा। 1800 में एक भारतीय था, और उस भारतीय ने सोचा कि यार यहां तो जो है अंग्रेजी राज आ रहा है, ठीक है। या आपका समझ के चलिए कि उस समय पर कोई व्यक्ति आपका अत्याचार से परेशान हुआ हो मुगलों के, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे उसको लगा कि इंडिया को तो ये लोग एक्वायर कर लेंगे और मेरा बिजनेस वगैरह ये सब छीन लेंगे। तो उसने कहाँ मूव करने का प्लान बना लिया, उसने सोचा मुझको तो अब USA जाना है, कनाडा जाना। आप देखते हो बहुत सारे लोग गए USA, कनाडा, ठीक है। तो ये सब लोग जो है यहाँ की स्थितियों को देख करके कभी भी, ये नहीं कि 1800 में ही गए, कभी ना कभी विदेश चले गए, थे तो भारतीय ही, कभी ना कभी तो इंडियन ही थे। यानी कि हम कहेंगे उन्हीं को हम कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, जिनके बाप दादा भारतीय थे। तो भारत मूल के व्यक्ति होने से क्या मतलब हुआ, इसको नोट कर लेना यहां पर। कैसे होने चाहिए वो, भारतीय मूल के व्यक्ति हों, यानी कि उनके जो पूर्वज थे, पूर्वजों में कोई भारतीय हो। ऐसा नहीं कि भाई दूसरी पीढ़ी का होना चाहिए, तीसरी पीढ़ी का होना चाहिए, किसी भी पीढ़ी का हो, कभी भी गए हो,
पूर्वजों में से कोई भारतीय हो तो तुम्हारे लिए भारत की नागरिकता के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन क्या ऐसे ही नागरिकता उनको दे देंगे? नहीं, आवेदन करना होगा उनको भी। आवेदन अर्थात अप्लाई उनको करना होगा। समझ गए? पूर्वज से मतलब होता है एंसेक्टर्स। वन ऑफ दोज एंसेक्टर्स शुड बी द इंडियन, और आपका शुड बी अप्लाई यानी कि आवेदन करना होगा। अब आवेदन करना होगा तो आवेदन कहां पे करना होगा? अब जैसे मान के चलिए वो उसको लगा कि भाई यार अब तो भारत आजाद होने वाला है 1947 में, अब वहां सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी और इस तरह की कोई स्थिति नहीं रहेगी, कोई मेरे बिजनेस को अब वहां पर जो है आपका घेर नहीं सकता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह मुझे कोई प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, या राजाओं का भी वहां पर नहीं है कि भाई राजा हड़प लेंगे। तो उसने सोचा अब कंडीशंस मेरे लिए ठीक है, मैं वापस चलता हूं। तो वापस जब आया तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई कहां पर करेगा? जैसे कि मान के चलो कनाडा में रहता है, तो कनाडा के लिए फिर वहां पर क्या थे, आपका भारतीय दूतावास स्थापित किए गए थे? नहीं जी। दो देशों के बीच का संबंध जो जोड़ता है वो कौन जोड़ता है? एम्बेसी, दूतावास। जैसे आपको ये पता होना चाहिए हमारे देश के सभी देशों में दूतावास है। अमेरिकी दूतावास भारत में भी है, भारतीय दूतावास कहाँ होगा? अमेरिका में भी होगा। तो अन्य देशों के साथ में संबंध स्थापित करने के लिए क्या होती है? आपका दूतावास। तो उस दूतावास में वो अप्लाई कर सकता था, यानी कि वहां की जो एम्बेसी है या वहां पे जो हमारे डिप्लोमेट्स थे, अगर वो डिप्लोमेट्स उसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो वो यहां आकर के भी अप्लाई कर सकता था, है ना? तो यहां पर आकर के वो अप्लाई कर सकता है। तो अप्लाई समझ में आ गया। तो वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल है, यानी कि जो काउंसिल प्रतिनिधि है या जो वहां पे राजनयिक अर्थात डिप्लोमेट है, वो उसके आप फॉर्म को अगर एक्सेप्ट करता है तो उससे बोला गया ठीक है, नाउ यू विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, अब आप भारत के नागरिक हो जाओगे। ठीक है बच्चा, अभी एक ही बार में ना जाने। एक साथी का मैं निरंतर कमेंट देख पा रहा हूं, एनआरसी क्या होता है। अभी आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, जब हम नागरिकता को खत्म कर लेंगे तो नागरिकता से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो बचेगा डाउट के रूप में। या अभी तक जिन चैप्टर्स को हमने पढ़ा वहां पर कोई डाउट आपको बचा तो नहीं बचेगा। लेकिन आप अगर निरंतर इस तरह से कमेंट करेंगे तो मतलब वो मेरे लिए भी बाधा होगा और वो सीखने का एक सही तरीका नहीं है। जैसे हमने अभी जाना पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति क्या होते हैं, ऐसे ही आप उन चीजों को जानेंगे। तो अभी नोट करें अगली बात क्या, आर्टिकल 9 अनुच्छेद 9। तो ऐसे लोगों को भी हमने कवर कर लिया, भारतीय मूल के व्यक्ति। आर्टिकल 9 में कहा गया जो व्यक्ति स्वेच्छा से मतलब वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा, भाई ऐसा थोड़ी है कि सब भारत की नागरिकता ही ग्रहण करेंगे। नागरिकता ग्रहण करेगा, उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। उसी डेट से उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। कोई दिक्कत? क्योंकि हमारे यहां कैसी नागरिकता है बताएंगे? तो आप कहेंगे एकल नागरिकता, यानी सिर्फ एक देश की नागरिकता आप ले सकते हैं। यानी एनीवन हु इज कंसिडर्ड ए नहीं, एनीवन, या ये ऐसे आसानी से लिखेंगे, आसान से शब्दों में लिखें, क्या बोलेंगे, कांट बी ए, और आसान हो जाएगा, कांट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कांट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ दे voluntarily acquired citizenship of any foreign state, citizenship of any foreign state। समझ गए? बात क्लियर है भाई? भारत में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और भारत के उस व्यक्ति ने अगर यूएसए की नागरिकता ग्रहण कर ली है वहां जाकर के, तो भारत की नागरिकता क्या उसकी बनी रह सकती है? आप कहेंगे नहीं, तुरंत ही क्या होगा, उसी डेट से भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी उसकी। ठीक है? और अगर उसको भारत का नागरिक बने रहना है तो उसको यूएसए की नागरिकता नहीं लेनी होगी। ठीक है? यहां तक कोई परेशानी? फिर हम आते हैं आर्टिकल 10 पर। यह तो छोटी सी बात हुई।
अब आर्टिकल 10 में क्या कहा गया है, देखो, अभी तक जितने भी लोगों को हमने भारतीय नागरिक बनाया, ये बात समझे, उसमें कौन कौन सी शर्त, एक दो आपको कौन सी याद है? पीआईओ भारत के, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं तो उससे और अच्छा याद रहता है। पीआईओ इंडिया के सिटीजन्स हो सकते हैं अगर वो शर्तों को पूरा करें, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग शर्तों को पूरा करें तो भारतीय हो सकते हैं या नहीं, भारतीय नागरिक हो सकते हैं या नहीं? भारत से जो पाकिस्तान चले गए वापस आते हैं अगर कुछ शर्तों को पूरा करें, जैसे मैंने बोला परमिट के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद आ रहे तो परमिट लेना होगा, ठीक है, और उससे पहले आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो भारत में रह रहे हैं उनके लिए बोल ही दिया गया कि वे भारत में जन्मे हो या माता पिता में से किसी एक का जन्म हुआ हो या संविधान के लागू होने के 5 वर्ष से पहले तक भारत में रह रहे हो। तो बात यह आई कि इन सब लोगों को भारतीय नागरिक मान लिया गया संविधान के प्रारंभ होने में, हाँ या ना? आप कहेंगे जी, ये सब भारतीय नागरिक मान लिए गए। अब भारतीय नागरिक इनको किस वर्ष में माना जा रहा है? वो वर्ष कौन सा है? संविधान के प्रारंभ होने में, 1950 में। तो अब 1950 में यह भी सोचा जा रहा था कि भाई कल को तो हमारे देश में क्या होंगे, आम चुनाव भी होंगे, सरकारें भी गठित होंगी, हमारे देश में जो कानून बनाएगी भविष्य में वो संसद बनाएगी, तो कहीं संसद ऐसा कोई कानून तो नहीं बना देगी कि उन लोगों की नागरिकता को छीन ले जिनको अब तक नागरिक माना गया है। कल कोई कानून बना के ये तो नहीं बोल दिया जाएगा, कोई नया कानून बना दे मान के चलो भारत सरकार, और बोले कि जो पहले नागरिक मान दिए गए थे उनको अब नागरिक नहीं माना जाएगा। तो उसी बात पर रोकथाम करने के लिए कि रोज 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 सरकार नए नए प्रावधान न लेकर के आए, यहां पर एक बात कही गई, संविधान प्रारंभ होने के समय बने नागरिक। डेट पूछना चाहूंगा मैं, संविधान प्रारंभ शब्द का डेट का क्या मतलब है? प्रारंभ के समय, क्या बोला मैंने? संविधान प्रारंभ हो रहा है तो उसके समय, जब भी समय है आपका, बने नागरिक, बने नागरिक। कुछ लोगों को हमने नागरिक बना दिया अब तक, हाँ जी बना दिया, आगे भी भारतीय नागरिक रहेंगे, आगे भी भारतीय नागरिक रहेंगे, आगे भी भारतीय नागरिक रहेंगे। मतलब उनकी जिसको नागरिकता मिल चुकी है उसमें भी एक कंडीशन आएगी, मैं आगे बताऊंगा, जिनको देशीयकरण से मिली या पंजीकरण से मिले उनकी हनन हो सकता है, उनका भी जब हम नागरिकता जानेंगे कि नागरिकता समाप्ति के तरीके क्या क्या है, तो वहां पर 2 एक्सेप्शन केस भी, उनका भी हम आज ही आपका यहां पर डिस्कस करेंगे। पहले ये बताएं, ये बात क्लियर है? क्या बोला? संविधान प्रारंभ होने के समय बने नागरिक आगे भी भारतीय नागरिक रहेंगे, ठीक है। यानी आज हमको अगर हम बोले एनीवन हु इज एनीवन हु इज who is a citizen of India, citizen of India, जो अब भारत का नागरिक है, will continue will continue to be a citizen of India। ठीक है जी भाई साहब, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ताकि रोज रोज नए कानून बन करके उनकी नागरिकता का कहीं हनन ना हो जाए। ओके, आगे आते हैं। फिर आता है हमारा आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 क्या कहता है? वह कहता है नागरिकता के अर्जन, नागरिकता के अर्जन या, मतलब अर्जन का मतलब क्या? प्राप्त करना, या समाप्ति या खत्म करना उसको, समाप्ति की विधि बनाने की शक्ति है। मतलब उससे संबंधित कोई भी कानून बनेगा, अगर विधि का मतलब कानून बनाने की शक्ति जो होगी, जो पावर होगी, वो पावर किसको दी गई है? संसद को दी गई है। क्या बोलेंगे? संसद के पास होगी। किसके पास होगी प्यारे साथी? संसद के पास में। तो नागरिकता संबंधी कुछ भी बातें हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? संसद। राज्य सरकार ये बना सकती है, हाँ या ना? क्या यूपी की सरकार किसी को नागरिकता दे सकती है? तो आप कहेंगे संसद यूपी में थोड़ी ना होती, वो तो केंद्र स्तर पर होती है। यानी एक दो बातें हमने की यहाँ पे, अर्जन और समाप्ति, इन दोनों बातों को देख लेना है। यानी कि आर्टिकल क्या कह रहा है? द आर्टिकल स्टेट्स दैट पार्लियामेंट कैन मेक प्रोविजंस
कैन मेक प्रोविजंस फॉर एक्वाजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यानी भारत की नागरिकता के संबंध में एक्विजिशन और टर्मिनेशन के जो साथी राइट्स होंगे, या मैं बात करूं आपका ये किसके राइट्स होंगे, जो प्रोविजंस आपका ला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट यानी कि भारत की संसद का ही अधिकार क्षेत्र होगा। तो यहां तक बात समझ में आई आपका? बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कोई दिक्कत? तो यहां पर एक बात बताओ मुझे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज वर्ष कौन सा चल रहा है, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, 2024 में किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता लेनी है तो इन अनुच्छेदों के अनुसार मिलेगी क्या? तो याद रख लेना, ये सारे आर्टिकल 5 से जो 11 तक हैं, आर्टिकल 5 to 11, ये हैं संविधान के प्रारंभ के समय, यानी ये बातें की गई हैं 26 जनवरी 1950 भारत के संविधान के लागू होने के समय। आज जो आपको नागरिकता मिलेगी किसी भी व्यक्ति को जो विदेशी है, तो वो नागरिकता अधिनियम के तहत मिलती है। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल्स खत्म हो गए, आपको पता है संविधान तो बना हुआ है हमारा, तो ये अनुच्छेद भी लागू है, इनमें बात की गई है कि उस समय भारत के नागरिक कौन होंगे। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपको सिटीजनशिप पानी है, नागरिकता पानी है, तो किससे मिलेगी? सिटीजनशिप एक्ट से मिलेगी, क्योंकि अधिकार किसको दे दिया गया? संसद को, और संसद ने इसी अधिकार को पाकर के क्या लेके आए, आपका लिखना है इसमें, 1955 में नागरिकता अधिनियम आया। क्या आया? 1955 में नागरिकता अधिनियम, इसी अधिकार का प्रयोग करके नागरिकता अधिनियम आया, यानी सिटीजनशिप एक्ट जो आया था आपका, सिटीजनशिप एक्ट वो कब आया था आपका? तो 1955 में। और बार बार सरकार क्या करती है, उसमें कुछ आपका संशोधन भी करती है। तो ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है, नागरिकता अधिनियम में कितने संशोधन हुए हैं और उनमें क्या क्या बात की गई, ये भी हम जानेंगे। 1955 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन हुए हैं, और कितनी बार संशोधन हुए हैं? कुल 6 बार संशोधन हुए हैं, ठीक है। और 6 बार जो संशोधन हुए हैं आपका, वो हुए 1986 पहला, बहुत बार पूछा जाता है पहला संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ है, 2003 में हुआ है, 2005 में हुआ है साथी आपका, और आपका 2015 में हुआ है, एंड 2019 जिसको हम CAA बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 2019 वाला ही सिर्फ CAA है, जब कभी भी इसमें संशोधन हुआ तो हर बार ही उसको क्या कहा जाएगा, ये सभी CAA हैं, इन सभी को क्या बोलेंगे हम? CAA। जो साथी नहीं जानते हैं वो लिखें, CAA का अर्थ होता है, कहीं किनारे पे मैं आपको बता देता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। CAA का क्या मीनिंग होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट होता है। यानी कि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट था उसमें जो भी अमेंडमेंट किए गए, हिंदी में बोले तो हम कहेंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको हम कहते हैं। यानी जो नागरिकता अधिनियम किस वर्ष का है, और उसमें जो कोई भी बदलाव किए गए उन सभी को हम बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो कभी भी आपके सामने CAA वर्ड आएगा तो आप समझ जाएंगे कि इस वर्ड का मतलब है कि जो संसद को शक्ति दी गई थी, संसद ने उसी के थ्रू आपका लेके आया क्या, सिटीजनशिप एक्ट, और CAA की हम बात कर रहे हैं तो जो उसमें बदलाव हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? भैया थोड़ा सा पानी पी लो दोस्त, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से शायद आवाज आपको साफ ना आ रही हो। इतनी बात में क्लियर है? बोलेंगे भी, यहां तक की कोई परेशानी? भैया आर्टिकल 10 में लिखवाया गया है कि व्यक्ति की नागरिकता जो है वो संसद द्वारा ली जा सकती है। मैं आपको बताऊंगा अभी, संसद जब नागरिकता लेने की जब बात आएगी तो नागरिकता 3 प्रकार से ली जाती है और किन कंडीशंस में ली जाएगी ये भी बात हम करेंगे, ठीक है। ली जा सकती है नागरिकता, ठीक है, लेकिन वो शर्तें कौन कौन सी होंगी। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो अधिकार दिए गए हैं वो किस चीज के दिए गए हैं, किस चीज के अधिकार मिले? एक तो ध्यान से देखिए, अर्जन का या समाप्ति का।
तो जो अर्जन है, मतलब व्यक्ति को अग्रजन, मतलब आपको नागरिकता कैसे मिलेगी, वो 5 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? अर्जन के कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। और जो हमारी समाप्ति होगी, नागरिकता आपकी छीनी जा सकती है, उसके कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके होते हैं। कितने तरीके होंगे? 3 तरीके होंगे। ओके, समझे? इनको नोट करें जरा। नागरिकता अधिनियम में ये बात की गई, क्योंकि अब तक तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी प्राप्त करने और छीनने जैसी। ठीक है, अभी तक तो ये बताया गया था नागरिक कौन होंगे। लेकिन जब नागरिकता अधिनियम आ गया आपका, किस वर्ष में आया नागरिकता अधिनियम? 1955। और नागरिकता अधिनियम 1955 में कहा गया कि किसी व्यक्ति के जो नागरिकता प्राप्त करने के, यानी कि अर्जन का अधिकार दिया गया संसद को। किसको अधिकार है ये? संसद को। और साथ ही आपका अगर मैं बात करूं, समाप्ति का अधिकार भी, टर्मिनेशन का अधिकार भी दिया गया। किसको? ये किसके अधिकार है? ये आपका संसद अर्थात पार्लियामेंट को अधिकार दे दिए गए। संसद को अधिकार। ऐसे ही दूर दूर आप लिखना, ताकि हम चीजों को समझ पाए आसानी से, एक चार्ट बना पाए। जिस चीज का चार्ट पॉसिबल हो उसका चार्ट बनाया करो। ओके, लिखें दोस्त। तो अर्जन का मतलब क्या हुआ आपका? एक्विजिशन, यानी आप नागरिकता किस तरह से पा सकते हैं। एक्विजिशन। तो नागरिकता के मैंने बताया कितने तरीके हैं। नागरिकता के आपका प्राप्त करने के यहां पर 5 प्रकार हैं, 5 तरीके से। पहला जो तरीका है वो है आपका जन्म से, यानी कि बाय बर्थ आपको नागरिकता मिल जाएगी। बाय बर्थ कैसे मिलेगी इस बारे में बात करेंगे। बाय बर्थ, ठीक है। दूसरा तरीका होगा आपका वंशक्रम, यानी आपके वंश का कोई व्यक्ति भारत से संबंधित है, या फिर कोई ब्लड रिलेशन है आपका रक्त संबंध से। दूसरा तरीका ये है। इसमें भी कौन कौन सी शर्तें उन पर बात करेंगे। इसको बोलते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट। तीसरा तरीका प्यारे साथी है आपका पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा? एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बाय रजिस्ट्रेशन। ओके। चौथा तरीका होगा आपका देशीयकरण द्वारा। देशीयकरण अर्थात नेचुरलाइजेशन के द्वारा। ये देशीयकरण क्या होता है ये भी समझेंगे आराम से। कोई व्यक्ति जब देसी बन जाता है, विदेशी आदमी, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। और पांचवा क्षेत्र अर्जन द्वारा, जब हम किसी क्षेत्र को अपने देश में मिला लेंगे, अर्थात जैसे सिक्किम को हमने मिलाया था क्षेत्र अर्जन द्वारा, या गोवा की हम बात करें या पुडुचेरी की हम बात करें, बाय इनकॉर्पोरेशन। बाय इनकॉर्पोरेशन। ये 5 तरीके हैं, ठीक है। 5 तरीके हैं। भाई आप एक बात बताओ, नागरिकता आपको प्राप्त करनी है क्या? आप तो भारत के नागरिक हैं, तो प्राप्त करने की बात जब हम कर रहे हैं तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता नहीं है, ठीक है। और भारतीय नागरिकता किनके पास नहीं होगी? सीधी सी बात है, विदेशी व्यक्तियों के पास नहीं होगी। तो वो किस तरह से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? 5 तरीके बताए गए हैं। जो समाप्ति है, समाप्ति के साथ ही आपका यहाँ पर 3 वेज बताए गए हैं। 3 वेजेस है यहाँ पे। क्या बोलेंगे आपका 3 वे? कौन कौन से? 3 तरीके हैं। 3 वेज है, 3 तरीके से। वो 3 तरीके आपके कैसे समाप्त होगी? यानी कि आप खुद ही त्याग दें, त्याग कर, इसको बोलते हैं त्यजन हिंदी में। कई बार आपका आयोग की परीक्षाएं, यूपीपीसीएस वगैरह, तो वो त्यजन शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। त्यजन यानी कि बाय रिनंसिएशन। बाय रिनंसिएशन, त्याग कर। दूसरा तरीका होता है आपका निरसन। निरसन अर्थात समाप्ति। समाप्ति, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है। आप जैसे मान के चलो अन्य देश की नागरिकता आप लोग मान के चलो अन्य देश की नागरिकता जो है वो आप स्वीकार कर लेते हैं, तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, वंचित, यानी कि डिप्राइव्ड कर दिया जाए आपको। डिप्राइवेशन, इसका मतलब होता है साथी आपका वंचित होने में कुछ शर्तें होंगी, उन्हीं की मैं बात करूंगा। वंचित होने में उन लोगों पर ये ज़्यादा अप्लाई होगा जिन लोगों ने, वंचित वो लोग हो सकते हैं जो पंजीकरण या देशीयकरण से जो आपका नागरिकता पाएंगे।
यानी अगर किसी व्यक्ति को जन्म से नागरिकता वाले इस आपका क्लॉज से किसी को नागरिकता मिल रही है तो उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी को रक्त संबंधों के माध्यम से आपका नागरिकता मिली है तो उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र अर्जन से किसी को नागरिकता मिली है तो उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ दो, इसको आगे हम जानेंगे कि ऐसे लोग ही जिनको सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपका सिटीजनशिप मिली है उनको ही डिप्राइव किया जा सकता है, उनको ही साथ ही वंचित किया जा सकता है। ठीक है, शर्तें बहुत सारी होंगी, उन सभी पर बात करेंगे। ठीक है, तो बताइए भाई, शुरू करें इसको या नेक्स्ट क्लास में फिर हम इन सबको समझे? मेरे हिसाब से तो बीच में रह जाएगा फिर शायद, क्योंकि 5 तरीके का मतलब होगा आपका कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें ये जानेंगे कि भाई अर्जन के 5 तरीके हैं और समाप्ति के 3 तरीके हैं, तो बहुत विस्तार से कोई एक छूट जाएगा। तो इसको कल के लिए कंटिन्यू कर ले, बोले भैया नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास में करें, नेक्स्ट क्लास। ओके ओके ओके, ठीक है। नहीं, पूरा दो क्लास तो करनी ही पड़ेंगी हमको, क्योंकि अभी तो हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है। आपका एनआरआई हो गया, मैंने बताया पीओआई को विस्तार समझना, ओसीआई कार्ड होल्डर्स क्या है आपका, और फिर उसके बाद में एनआरसी को हमको समझना है, सीए 2019 में क्या हुआ था ये हमको समझना है। ठीक है ना, फिर ऐसा मतलब ओवर नहीं होगा, बहुत अच्छे से हम कल की क्लास में से, कल का लेक्चर हमको फिर थोड़ा हल्का सा बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, या ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में कि भैया आपका जन्म से, तो जन्म से मतलब होगा कि भाई कोई आदमी विदेश में जाकर के अगर आप पढ़ाई के लिए गए, और पढ़ाई के लिए गए तो आपको वहाँ पर किसी से प्रेम हो गया, और आप रूस गए थे पढ़ाई करने के लिए, या कनाडा गए थे तो कैनेडियन से प्रेम हो गया आपको, रूस गए थे तो आपको रसियन से प्रेम हो गया, और वहाँ पर आपने उनसे शादी कर ली। शादी कर ली तो जो बच्चा हुआ वो भारत का नागरिक होगा या नहीं होगा। ऐसे ही फिर इसमें दूसरी कंडीशन भी लागू होगी कि क्या अधिकार जो शुरुआत में पिता को दिए गए थे माता के लिए वो अधिकार कब से हुए। लैंगिक समानता की बात, जेंडर इक्वलिटी की बात, जब उसमें आंदोलन चला एक, उसकी बात की गई। ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। ओके, तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। तो कमेंट सेक्शन में साथी आज के मैं क्वेश्चन तो आपसे पूछना ही चाहूँगा, जरा उनका तो प्रैक्टिस कर लें यहाँ तक। वो क्वेश्चन छोड़ देंगे जो हमने अभी आपसे नहीं डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये मुझे बताएं पहले, छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मुझे दें एक बार, फटाफट से बताएं जो जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11, धैर्य रखना है, ऐसा नहीं करना कि नहीं जी आज ही मैं सीख लूंगा सब कुछ। धैर्य रखोगे, मैंने जिम्मेदारी ली है, और मैं तो ये चाह रहा था, मैं कल ही सोच रहा था कि जो 1 बजे का सेशन है इसको मैं कंटिन्यू ही रखूं जब तक रख पाऊं, मतलब पॉसिबल हो आपको बता करके, आप सबके सजेशंस लेकर के, तो और भी जिन विषयों पर हम बात कर सकते हैं या आपके जानने के लिए जो विषय हो सकते हैं उनको हम इस पर कंटिन्यू रखेंगे, मतलब अपने सिलेबस को पूरा होने के बाद भी। ठीक है ना कुछ तो हमेशा होता ही है चर्चित मुद्दा कोई। तो आर्टिकल 5 से 11 इनमें से किस पहलू से संबंधित है? किससे है दोस्त? आपका सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो ऐसे निश्चित व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है जो पाकिस्तान से भारत में प्रवास कर चुके हैं, यानी कि आ चुके हैं भारत में, पाकिस्तान से भारत में आ चुके हैं। तो पाकिस्तान से जो भारत आए उनके बारे में कहाँ पे बात की गई? भारत के अंदर रहने वालों के लिए आर्टिकल 5, और आपका आर्टिकल 6 में क्या बात की गई? जो लोग कहाँ से आए? पाकिस्तान से इंडिया आए, पाकिस्तान से इंडिया आए। साथ में बात किन की गई? जो इंडिया से पाकिस्तान गए, इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस कहाँ आए? इंडिया आए। 8 में किन की बात की गई थी? सारे लोग कवर हो गए, तो फिर आपका विदेशी बचे, यानी कि जो आपका भारतीय मूल के लोग थे, किन की बात की गई? भारतीय मूल के जो लोग थे। ठीक है, 9 में क्या बात की गई थी? 9 में क्या बोल गया? आपकी नागरिकता नो नागरिकता, यानी कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। 10 में क्या बोला गया था? जो नागरिकता अभी मिल चुकी है वो हमेशा बनी रहेगी, आप उसको छीन नहीं सकते। 11 में अधिकार किसको दे दिए गए? संसद को दे दिए गए, संसद को दे दिए गए। यही तो हमको जानना था। बोलो भाई क्या हो जाएगा इसमें? 6 हो गया ना? ठीक है। भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? तो किस वर्ष में? 1955 में नागरिकता अधिनियम। निम्न में से कौन नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा निर्धारित भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है? तो कौन सा तरीका नहीं है? वीजा से प्राप्त कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं भैया, नहीं भैया, ये तो क्वेश्चन तो बना पा रहे हैं आप आसानी से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 में कोई भी व्यक्ति, देखो अगर आप विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे प्रश्नों को बच्चा हमेशा गलत कर देता है। तो आर्टिकल 7 में क्या कहा गया था कि इसके बाद पाकिस्तान के क्षेत्र में जो चला गया है उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 डेट रखी गई थी। क्या रखी गई थी? 1 मार्च 1947 के बाद।
इनमें से कौन सा अनुच्छेद वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता निर्वहन करता है? तो नागरिक नहीं माना जाएगा, नो 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 सिटीजन ऑफ इंडिया। तो नो सिटीजन ऑफ इंडिया नो में बात की गई है, ठीक है, विल नॉट बी लॉन्गर द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता? निरंतरता का मतलब क्या हो गया आपका? कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि जो नागरिकता अभी मिल चुकी है वो निरंतर रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। तो कंटिन्यूएंस की बात कहां पर की गई थी? कंटिन्यूएंस की बात की गई थी आर्टिकल 10 में, ठीक है। यहां पर बताएंगे जरा, संसद को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? कानून